अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने उर्दू अदब के आगाज़ का ज़िक्र किया था और ये समझने की कोशिश की थी कि उर्दू ज़बान की शुरुआत किस तरह हुई। आज की इस वीडियो में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बाबर के दौर से लेकर शाहजहां के अहद तक का जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि इस अरसे में कौन कौन से शुरा सामने आए, उनका उर्दू के इर्तिका में क्या किरदार रहा और उर्दू ज़बान किस तरह बतदरीज तरक्की करते हुए एक मजबूत अरबी ज़बान बन गई। 1530 में बाबर बरसगीर में दाखिल हुआ। उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और यहाँ मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। तो आज की ये वीडियो हम बाबर से शुरू करके शाहजहां और औरंगजेब के दौर तक लेके जाएंगे और देखेंगे कि इस दौरान कौन कौन से अहम शुरा आए। तो बाबर बरसगीर में दाखिल हुआ, इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और यहाँ मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर की जुबान तुर्की थी, लेकिन बरसगीर में उसे जिन जबानों से वास्ता पड़ा वो उसकी मादरी जुबान से मुख्तलिफ थी। बाबर के ज़माने के मशहूर शुरा शेख जमाली। बाबर के ज़माने में एक मशहूर शायर शेख जमाली का जिक्र मिलता है। उनका तज़किरा मशाइर है सिर्रुल अलिफ़ीन के नाम से। शेख जमाली बुनियादी तौर पर फारसी के शायर थे, लेकिन उन्होंने उर्दू में भी शेरगोई की है। हकीम यूसुफ़ी का जिक्र मिलता है इसी दौर में, जो सिकंदर लोदी के अहद से लेकर हुमायूं के दौर तक मौजूद रहे। उन्होंने तलबा के फ़ायदे के लिए दर लुगात हिंदी के नाम से एक रिसाला तसनीफ किया, जिसमें मुख्तलिफ अशिया और दवाइयों के फारसी नामों के उर्दू मुतरादिफ बयान किए गए। उसके बाद आजे चंद भटनागर, सलीम शाह सूरी के अहद में अजय चंद भटनागर का जिक्र मिलता है। उन्होंने एक मंजूम रिसाला तहरीर किया। ये रिसाला मीर खुसरो की तसनीफ खालिद बारी के तर्ज पर था। खालिद बारी वो एक मंजूम रिसाला था मीर खुसरो का, इससे पहले उसका जिक्र हो चुका है, तो ये भी उसी के तर्ज पर था। इसमें उर्दू और फारसी के मुतरादिफ अल्फाज शामिल थे। चूंकि इस रिसाले पे कोई नाम मौजूद नहीं था, तो मौलवी अब्दुल हक ने इस रिसाले का नाम मिस्ल खालिद बारी रखा। फिर अकबर का दौर आता है। अकबर खुद इस ज़बान से वाकिफ़ था। उनके दौर में मशहूर शायर पीर रोशान का जिक्र मिलता है। ये अकबर के दौर में था। इनका ताल्लुक सूबे सरहद से था। इनकी सबसे अहम तसनीफ़ खैरुल बयां के नाम से है, जिसमें बयां को 4 ज़बानों अरबी, फ़ारसी, पश्तो और उर्दू में मतलब बयान किए गए हैं। ये तसनीफ़ नसर में है। इसी दौर में इश्की हाल इश्की का जिक्र आता है। ये भी मशहूर शायर थे उस दौर के। इनकी तसनीफ़ कसीदा सर्द व गर्म ज़माना के नाम से मशहूर है, जिसमें उर्दू के अशार भी शामिल हैं। ये बहराम बुहारी का जिक्र मिलता है। बहराम बुहारी भी उसी दौर से ताल्लुक़ रखते थे। फारसी और तुर्की के साहिब दीवान शायर थे। उर्दू में बाकायदा तो उनकी शायरी नहीं मिलती, लेकिन उर्दू अल्फाज और कहीं पर कुछ अशार जो हैं उनके यहाँ मिलते हैं। जहांगीर का दौर। अकबर का बेटा नूरुद्दीन जहांगीर एक हिंदू रानी के बातन से पैदा हुआ, तो उसकी जहांगीरी उनकी फ़ारसी तसनीफ़ है, लेकिन इसमें उर्दू के अल्फाज भी मिलते हैं। उसी दौर में एक शायर का जिक्र मिलता है कोकब वालिद कमरहान के नाम से। इनका मज़ामीन के नाम से एक ब्याज़ इन्होंने मुरतब की है, जिसे जहांगीर के नाम मुअन्नद किया था। इसमें उर्दू के अशार भी मौजूद हैं। उसकी दौर के सबसे अहम जो शायर है जिसका जिक्र मिलता है, हम शायर अफजल पानीपती के नाम से हैं। उस दौर की सबसे अहम और काबिल कदर तसरीफ इन्हीं की है, बगट कहानी के नाम से। ये बारामासी की रिवायत में लिखी गई है। अफजल फारसी और उर्दू के शायर थे। अफजल के बारे में रिवायत है कि अधीर उम्री में एक नौजवान हिंदी लड़के पर आशिक हो गए थे। उसके इश्क में अपना मजहब छोड़ा, गोपाल नाम रखा और मंदिर के पुजारी बन गए। उनकी शायरी पर इसी इश्क के असरात नुमाया है। शाहजहां के दौर। उसके बाद शाहजहां के दौर में बकट कहानी जैसी कोई मशहूर तसनीफ तो नहीं मिलती, लेकिन उर्दू शायरी और गज़लें मिलती हैं। उस दौर में उर्दू ज़बान की जड़ें पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी, तो ज़ुबान मजबूत हो रही थी, लेकिन कोई ऐसी बाकायदा या अहम तसनीफ नहीं मिलती उस दौर में, लेकिन ज़बान जो थी वो पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो रही थी। अब तक हमने बाबर से शाहजहां के दौर तक शुमाली हिंद में उर्दू ज़बान व अदब का जायज़ा लिया और देखा कि उर्दू किस तरह आगे बढ़ रही थी और अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। अब हम औरंगज़ेब के दौर का भी ज़िक्र करते हैं। औरंगज़ेब के दौर तक दक्कन में उर्दू की अदबी हैसियत बहुत मुस्तहकम हो चुकी थी। शुमाली हिंद में भी ये सफ़र जारी था, लेकिन दक्कन की तरह ये ज़बान यहाँ पर इतनी अदबी हैसियत जो थी उनकी मुस्तहकम नहीं थी। लेकिन जब औरंगज़ेब ने दक्कन को फ़तह करके शुमाली हिंद के साथ जुड़ा, तो इसके नतीजे में दक्कन के इल्मी व अदबी असरात शुमाली हिंद के इल्म व अदब पर भी पड़ने लगे और यहाँ भी ज़बान की अदबी हैसियत पहले से ज़्यादा मजबूत होने लगी। तो हमने जो अभी तक जायज़ा लिया था वो शुमाली हिंद का था, शुमाली हिंद के शुरा का था। आगे जाके हम दक्कन का भी ज़िक्र करेंगे। औरंगज़ेब के दौर में मीर अब्दुल वासिअ हांसी, हांसी का नाम आता है। सबसे मशहूर शायर मीर अब्दुल वासिअ हांसी पेशे के लिहाज से मुअल्लिम थे।
طلبہ کے فائدے کے لیے بہت سی تصنیف تحریر کی۔ ان کی مشہور تصنیف غرائب اللغات کے نام سے ہیں، جو کہ اردو کی پہلی لغت سمجھی جاتے ہیں۔ سراج الدین علی خان عارض نے غرائب اللغات کو ہی بنیاد بنا کر اپنی لغت نوادر الالفاظ کے نام سے تالیف کی۔ میر عبدالواسع حاصی کی دیگر تصنیف میں رسالہ عبدالواسع، شرح بستان، شرح زلیخا اور صمد باری شامل ہیں۔ صمد باری بھی امیر خسرو کی خالق باری کی طرز پر ہے، یعنی یہ ایک منظوم رسالہ ہے، منظوم اردو اور فارسی کے منظوم مترادف الفاظ اس میں بیان کیے گئے ہیں، تو یہ بھی اسی طرز پر ہے۔ اسی دور میں کچھ مذہبی کتابیں بھی تصنیف کی گئی۔ اورنگزیب کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں شیخ عبداللہ انصاری کا ذکر آتا ہے، جنہوں نے فقہ ہندی کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے اسلامی فقہ اور مسائل کو اشعاروں کی صورت میں بیان کیا ہے۔ ایک اور شیخ نام جو ہے شیخ محبوب عالم ساکن کا ہے، ان کی 3 تصنیف ملتے ہیں، محشر نامہ کے نام سے ہیں، مسائل ہندی اور دردنامہ۔ اب تک جو ہم نے جائزہ لیا وہ زیادہ تر شمالی ہند کے حوالے سے تھا۔ اس کے مقابلے میں دکن میں ادب اور زبان کی روایت بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، اور وہاں زبان و ادب میں قابل ذکر ترقی ہو چکی تھی۔ تو جب یہ اورنگزیب کے دکن فتح کرنے کے بعد شمالی ہند اور دکن ایک دوسرے کے ساتھ ملے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے، تو وہ زبان جو پہلے شمالی ہند سے دکن کی طرف سفر کر چکی تھی، اب وہی زبان دکن سے شمالی ہند کی طرف واپس ادبی حیثیت اختیار کر کے آئی اور یہاں کے علم و ادب پر اپنے اثرات مرتب کرنے لگی۔ تو ابھی تک انشاءاللہ یہاں تک، آگے جا کے ہم آگے کی تاریخ بھی دیکھیں گے۔ گجرات میں جو ترقی ہوئی تھی علم و ادب کی، ان کا جائزہ لیں گے، پھر دکن کی طرف بھی آئیں گے، آگے کی تاریخ کا ہم جائزہ لیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، تو تب تک کے لیے شکریہ۔